मित्रों, वैसे तो हर क्षेत्र में, ज़िंदगी के हर खित्ते में अलग तरह के लोग होते हैं। और सियासत के बारे में आम तौर पे ये कहा जाता है कि इसमें ठीक ठाक बंदे परहेज़ करते हैं, इसमें जाने को ज़्यादातर लोग परहेज़ करते हैं कि वो कहते हैं कि ये हर एक आदमी का बस का नहीं है। तभी वो पॉलिटिक्स इज़ गेम ऑफ स्काउंड्रल्स भी लोग कह देते हैं कि ये इसमें, या वो एक उर्दू का शेर भी है कि हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो कि घिरी हुई है तवायफ तमाशबीनों में। लेकिन इसके बावजूद इस खित्ते में भी, इस क्षेत्र में भी कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवेश को प्रभावित किया होता है। और वो लगता है कि अगर ये शख्सियतें ना होती तो ये सियासत का दामन कहीं से भी पाक ना रह जाता। ऐसी शख्सियतें भी हैं जो इस सियासत को एक ऊंचे मयार पर ले जाती, ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं। ऐसी एक शख्सियत का मैं ज़िक्र आज आपसे कर रहा हूँ, और वो शख्सियत है बीजू पटनायक की। विजयानंद पटनायक नाम था पूरा। बीजू पटनायक के नाम से जाने जाते थे। लंबे अरसे तक अपने राज्य उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद केंद्र में भी इस्पात मंत्री एक के रूप में, मिनिस्टर ऑफ स्टील के रूप में वो नियुक्त हुए, मनोनीत हुए। नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य थे। और हर मामले में उनकी कुछ अनूठी बातें थी जिनकी वजह से उनको याद किया जाता रहा। उनकी एक जो याद किए जाने की वजह ये थी कि वो एक सियासतदान होते हुए भी एक बहुत अच्छे विमान चालक थे, बहुत अच्छे विमान चालक। अपने पास भी एक निजी डाकोटा विमान उन्होंने लिया हुआ था, और एक समुद्री जहाज़ भी, वो कहते हैं कि समुद्री जहाज़ भी उन्होंने धीरे धीरे करके एक समुद्री जहाज़ छोटा सा वो भी अपना तैयार किया हुआ था। ये जो चर्चा में ज़्यादा आए वो तब आए जब कश्मीर में जब ये कबायलियों ने हमला किया, तो उस वक्त अचानक हमला था। तो हमारी सेनाएं, हम भी उसी वक्त ताज़ा आज़ाद हुए थे, तो उस वक्त हमारी सेनाएं उस स्थिति में नहीं थी कि उनका मुकाबला कर सकें। और कम्युनिकेशन के जो लिंक थे, तैनाती के लिए जो जहाज़ चाहिए थे, जो साधन चाहिए थे, वो भी उतने ज़्यादा उन दिनों में मैच्योर नहीं थे। तो तब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, और पंडित नेहरू ने तब सोचा कि पटनायक से काम लिया जा सकता है। बताया कि तुम्हारा डाकोटा कहाँ है, तो डाकोटा बिल्कुल हाजिर समेत अपने चालक के, और विजयानंद पटनायक ने धड़ाधड़ एक विमान जो है प्रोफेशनल, वो शायद इतनी तेज़ी से ना काम कर सके, और डाकोटा पर उन्होंने फ़ौजियों को ढोना शुरू किया, और फ़ौजियों को वहाँ से उतारा, फिर दूसरी फ़्लाइट ली, फिर उतारा, फिर दूसरी फ़्लाइट ली। और इस तरह से पूरी की पूरी मोर्चेबंदी पर जो कुशल सैनिक तैनाती जिनकी होनी चाहिए थी, उन सब की तैनाती में इस शख्स का योगदान सबसे बड़ा था, निजी रूप में, पर्सनल रूप में। आप देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में कोई भी, क्या किसी भी मुल्क में शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारे मुल्क में कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके निधन पर तीन राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग्स, तीन राष्ट्रीय झंडों में उसका शव लिपट के आया हो। तिरंगा, भारत की शान और भारत का ये शानदार सपूत। सोवियत संघ ने भी अपना झंडा भेजा किसकी शव के ऊपर लपेटने के लिए, और सबसे ज़्यादा खिराज अकीदत पेश किया इंडोनेशिया ने। उन्होंने भी झंडा अपना राष्ट्रीय भेजा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी व्यक्ति तीन राष्ट्रीय ध्वजों में लिपटने के लायक उसकी जो ज़िंदगी है वो बन गई हो, ये कितनी बड़ी बात है। इंडोनेशिया ने ऐसा क्यों किया और रशिया ने ऐसा क्यों किया, उसके थोड़े से कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये मित्रों, एक वक्त था जब इंडोनेशिया हॉलैंड का एक उपनिवेश था। बस्ती थी हॉलैंड की एक, इंडोनेशिया पूरा मुल्क। और हॉलैंड ने इंडोनेशिया के किसी भी नागरिक या किसी भी सियासतदान को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी हुई थी। अब उसके बाद ये है कि सारे के सारे
हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ से किसी राजनेता का, किसी लोकल लीडर का जाना भी बाहर जाना मुमकिन नहीं होता था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भाग लेना था। और उस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। तो सुकार्नो ने विशेष रूप से पंडित नेहरू को, हमारे प्रधानमंत्री को मैसेज भेजकर कहा कि हमारी कुछ मदद करो, हम तो यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेज ही नहीं पा रहे। तो नेहरू जी के सामने जब भी ऐसा संकट होता था, वो फिर एक दिलेर अपना साथी दोस्त उसको याद कर लिया करते थे, बुलाओ पटनायक को। तो पटनायक को बुलाया गया, भी ये है संकट, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो पटनायक ने कहा कि ये संकट का हल मैं ही करूँगा। तो पटनायक अपनी मिसेस को साथ लेकर, अपनी श्रीमती को साथ लेकर, अपने डाकोटा विमान में रास्ते बदल कर, क्योंकि उस शख्स को विमानों के रास्तों का भी इल्म था, रास्ते बदल कर वाया सिंगापुर होते हुए इंडोनेशिया पहुँचे। वहाँ से वहाँ के प्रधानमंत्री को और उनकी धर्मपत्नी को अपने डाकोटा में बिठाया और वहाँ से उड़ान भरते हुए वाया सिंगापुर ही उसको कॉन्फ्रेंस में पहुँचा दिया कि ये महाराज पकड़ो अपने मेहमान। और मित्रों, आज भी बीजू पटनायक साहब का जो निधन की तारीख़ है, उस तारीख़ को इंडोनेशिया जो है वो आज भी वहाँ पर समारोह करता है। और जब इनका निधन हुआ तो इंडोनेशिया की सरकार ने 7 दिन तक राजकीय शोक मनाया। हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ 3 दिन का था क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उनके राज्य में ज़रूर 7 दिन का था। इंडोनेशिया पूरे के पूरे राष्ट्र ने अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए 7 दिन का राजकीय शोक किया और सोवियत संघ ने भी 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और उस दिन सोवियत संघ के झंडे भी आधे झुके रहे। और ऐसी शख्सियतें मित्रों बड़ी गज़ब की होती हैं कि जो किसी संकट के समय इतनी बड़ी दिलेरी से काम लें और अपनी जान पर खेल कर भी ऐसा कुछ कर जाएं जिससे कि उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाए। और दर्ज करने की बात तो ये है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो के घर बेटी हुई, तो बेटी के नामकरण की बात आई तो उनको याद आया कि नहीं, नामकरण तो मैं बीजू पटनायक से ही कराऊंगा। तो बीजू पटनायक और दोनों को, इनकी पत्नी को वहाँ ससम्मान बुलाया गया और कहा गया इसका नाम रखो। तो इन्होंने सोचने के बाद ये कहा था कि इसका जो जन्म है ये विमान में हुआ था। आप कहीं विमान यात्रा पे जा रहे थे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ने कहा हाँ मैं विमान यात्रा पे जा रहा था, तो इसका नाम मेघावती रख दो। मेघावती नाम देने वाला हमारा भारत का सियासतदान था, राजनीतिज्ञ था, उसने नाम दिया और वो मेघावती कालांतर में बाद में आकर इंडोनेशिया की राष्ट्रपति भी बनी। तो मेघावती सुकार्नो जितनी देर तक रही राष्ट्रपति, उन्होंने सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने सम्मान की जो अभिव्यक्ति है, इजहार है, वो बड़े आदर के साथ किया। तो ऐसी शख्सियतें भी हमारे सियासत में हुई। अब इनके बेटे भी लंबे अरसे से, पटनायक साहब इनके जो बेटे हैं वो भी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शादी भी नहीं करवाई और वो कहते हैं कि मेरी शादी तो फाइलों से हुई है। और वो शख्स यानी कि बीजू पटनायक का बेटा नवीन पटनायक, जो आज भी मुख्यमंत्री है और पिछले 3 या 4 बार से लगातार मुख्यमंत्री चला आ रहा है, तो नवीन पटनायक ने आज तक अपने पूरे कार्यकाल में मुश्किल से 4 या 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उनको छपास का रोग भी नहीं है और ये संस्कार भी उन्होंने अपने बाप से सीखे हैं कि बाप का नाम इतना हो गया और बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो मुझे अपने काम में बिज़ी रहना चाहिए। अब भी उनको एक एरोगेंट सीएम के रूप में जाना जाता है जो मीडिया सेवी नहीं है। कहते हैं मुझे खबरें या अखबारों की लोकप्रियता, इनके भरोसे प्रशासन नहीं करना। और इसी डिवोशन की सेंस के साथ बेटा भी उसी सियासत में है, लेकिन अपनी अलग पहचान उसकी बनी हुई है
और अलग पहचान बनाने में बीजू पटनायक ने भी एक अद्भुत हमारे सामने तस्वीरें पेश की। शुक्रिया दोस्तों।